नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर डेली रात को 8 बजे यहाँ पर जो आप सभी की लाइव क्लास चलती है हिंदी की, डेली बेसिस चलता है। तो एक भी दिन मिस मत करिए, चाहे ठंडी गर्मी बरसात ईद दिवाली कोई भी त्यौहार हो, ये रात को 8 बजे डेली जो आपकी क्लास है हिंदी की कंटिन्यू चलती रहती है, कभी मिस नहीं करिएगा आप लोग। तो इस टाइम पे आप लोग हिंदी की क्लास ले सकते हो। आप जितने भी एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, A to Z किसी भी एग्जाम में बैठते हो, सबके लिए जो है आपका ये काम आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आज की इस क्लास को सीधे स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, यहाँ पर ये रहा, और सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। ऊ और बड़ा ऊ, इस ध्वनि का उच्चारण स्थान बताइए क्या है। दिया गया भाई आपका ऊ दिया गया और बड़ा ऊ दिया गया है, इसका उच्चारण स्थान जो आप सभी को बताते हुए चलना है। चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है सही दे रहे हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। ऊ और बड़ा ऊ की बात करते हैं तो कंठ में काखा गाघा अंगा या स्वर की बात करते हैं तो छोटा बड़ा आता है। मूर्धा में टाठा डाढ़ा अड़ा आता है, ठीक है। तालु में चाछा जाझा आता है, इया आता है, ई आता है। लेकिन ओष्ठ में बात करते हैं तो पाफा बाभा माँ, और स्वर की बात करते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये जो है आपके किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर के अंतर्गत। क्या बोलते हैं, ऊ और बड़ा ऊ जो है ओष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यशोधरा का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। यशोधरा का सही संधि विच्छेद बताइए क्या हो सकता है। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। यशोधरा, देखिए ये जो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसका यहाँ पर सही संधि विच्छेद की बात करते हैं तो यशः प्लस धरा मिलकर आपका यशोधरा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, महेश्वर्य में जो है कौन सी संधि है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जवाब जो देते चलिएगा। महेश्वर्य में जो है कौन सी संधि, भाई महेश्वर्य का पहले संधि विच्छेद करिए। महा प्लस ऐश्वर्य मिलकर महेश्वर्य। जब भी ए में परिवर्तन हो, ठीक है, जब भी ए में परिवर्तन हो, अ में परिवर्तन हो, ठीक है, ए में अ में परिवर्तन हो, देखिए वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। गुण में क्या होता है, ओ में और ए में परिवर्तन होता है, तो इस वजह से गुण और वृद्धि में थोड़ा सा अंतर है। जब गुण संधि होगा, जैसे महोदय हो गया, सूर्योदय हो गया, इन सब में गुण संधि होता है। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। शुद्ध वर्तनी यहाँ पर बताइए कौन सी हो जाएगी। कवियत्री का शुद्ध, देखिए कवि, कवि वाला पहले काटो, और कवि वाला, जितने भी कवि वाले हैं काट दो भाई। कवियत्री का जो शुद्ध वर्तनी होता है का और वा से स्टार्ट होता है। हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपके पेपर में आएगा तो 3 ऑप्शन 2 ऑप्शन तो कवि वाले होंगे, तो उनको पहले काट देना है। फिर जो 1 2 ऑप्शन बचे उसमें आप लोग देख सकते हैं कवियत्री में का व या पे छोटी की मात्रा और त्रा पे बड़ी की मात्रा होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है। चलिए, कौन सी शुद्ध वर्तनी नहीं है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। जवाब देखिए आना शुरू हो गया भाई। शत्रुघ्न, देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सी नहीं है आपको ये बताना है भाई साहब। देखिए यहाँ पर शुद्ध वर्तनी शत्रुघ्न बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। विभीषिका भी सही है। परिणति, मैंने परिणति के बारे में आपको बता रखा है पहले भी। परिणति होता है, कैसे लिखेंगे इसको शुद्ध रूप में, मैं लिख देता हूँ। पा, उसके बाद रा के नीचे रा में जो छोटी की मात्रा लगी है सही है, लेकिन ती में जो बड़ी की मात्रा लगी है ये गलत है भाई। ती में जो छोटी की मात्रा होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। सभी के सभी जातिवाचक, देखो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर क्या होता है। व्यक्तिवाचक जैसे राम शब्द जो दिया गया है वो आपका व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। राम जो है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन राम को हमने बोल दिया लड़का, तो लड़का जो शब्द है आपका जाति हो जाएगा। यानी कि जो किसी जाति का बोध कराए, किसी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति वस्तु समूह के जाति का जो बोध कराता है वो जातिवाचक होता है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो श्याम आपका व्यक्तिवाचक है। जुलाहा घोड़ा मकान, बी ऑप्शन की बात करते हैं तो सारे के सारे देखिए ये आपके जातिवाचक में आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। पुरुष लिंग शब्द की पहचान करते हुए चलना सभी को। निधि, राशि, विधि और गीत, यहाँ पर आप सभी को, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग पुल्लिंग शब्द का पहचान करते हुए चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, तो भैया यहाँ पर अगर देखा जाए जवाब देखिए धीरे धीरे सभी का आ रहा है, बट सभी लोग प्रयास करो, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे, जवाब जो है सही देने का प्रयास करेंगे।
चलिए, तो यहाँ पर जो गीत है, गीत गाया जाता है, गीत गाई नहीं जाती है, गीत गाया जाता है, यानी कि ये पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, जबकि निधि, राशि, विधि ये स्त्रीलिंग वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो साथियों करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर, निम्नलिखित में कारक और विभक्तियों के युग्म से त्रुटिपूर्ण का चयन करो भाई। कारक और विभक्ति है भाई, कर्ता ने कर्म को होता है, कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में सही दिया गया है, बस यहाँ पर कर्म से जो दिया गया गलत है। से जो आपका या तो करण में आएगा के द्वारा के रूप में, या तो आपका अपादान में आएगा से अलग होने के अर्थ में, बस ये दो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुम क्या खा रहे हो, इसमें जो है सर्वनाम बताते हुए चलिए क्या हो जाएगा, तुम क्या खा रहे हो। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देख सकते हैं 9 दिया गया और सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, भाई तुम क्या खा रहे हो। तो यहाँ पर अगर सर्वनाम की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया है और एक क्या शब्द भी आया हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े शब्द बताइए क्या है। चलिए भाई, क्षत्रिय जो है आपके बड़े साहसी होते हैं। चलिए फ़ोन बंद करिए सर, गेट भी ऑफ कर दीजिएगा। चलिए, क्षत्रिय जो है बड़े साहसी होते हैं। तो भाई साहसी शब्द विशेषण है और बड़े शब्द की बात करते हैं तो विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है, यानी कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, आपका ये प्राविशेषण हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। माँ बच्चे को नौकरानी द्वारा सुलवाती है, समझिएगा काम खुद नहीं किया जा रहा है, किसी और के द्वारा करवाया जा रहा है। जब भी कोई क्रिया खुद ना करके किसी और के द्वारा करवाई जाए, वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है। सभी लोग जितने लोग जुड़े यार, सब लोग कमेंट करो यार, जवाब जो देने का प्रयास करो, जवाब नहीं देते हो फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। सब लोग जवाब जो देने का प्रयास करते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जितने लोगों ने प्रेरणार्थक जवाब दिया ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, सुरेश गीत गा रहा था, यहाँ पर वाक्य बताना है किस काल का है। पहली बात तो गा रहा था, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और लास्ट में देखिए यहाँ पर क्या लगा है, था लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, था लगने का मतलब ये हो गया कि काम जो है अभी भूतकाल का है, तो काम कंप्लीट भी नहीं हुआ है, काम भूतकाल का है। तो क्या कंप्लीट नहीं हुआ तो बोलेंगे अपूर्ण, और भूतकाल का तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग पहचानते हैं सुरेश गीत गा रहा था में अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आप सभी को बताना है भाई, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण का भेद कौन सा नहीं है। कौन सा प्रयोग के अनुसार जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, साधारण, यौगिक, संयोजक और अनुबद्ध। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, जवाब देते हुए सभी लोग चलेंगे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, प्रयास करते हुए चलेंगे भाई। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के सिर्फ 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। यहाँ पर देखा है तो क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक, अनुबद्ध। अनुबद्ध यौगिक जैसा कोई आपका नहीं होता है। तो जितने लोग यहाँ पर यौगिक जवाब दे रहे हैं साथियों, जितने भी साथी, जितने दोस्त यहाँ पर यौगिक जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ये जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। पर्याप्ति मतलब क्या होता है, पर्याप्त यानी कि जितना आपको चाहिए था वो पर्याप्त हो चुका है, मिल चुका है। तो आप ऐसे क्रिया विशेषण का प्रयोग कहाँ पे करें, केवल, मुझे केवल इतना चाहिए, जैसे मतलब मुझे केवल इतना चाहिए, यानी कि मुझे जितना चाहिए था उसमें केवल लगा दिया, तो यानी कि पर्याप्ति का जो बोध ये करा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है, केवल, मुझे बस इतना चाहिए, ये मेरे लिए काफ़ी है। तो केवल, काफ़ी, यथेष्ट, ये शब्द जो आपके होते हैं पर्याप्तिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द को चिन्हित करिए सर जी। तत्सम शब्द को चिन्हित करते हुए चलेंगे। अंगीठी, भाई अंगीठी का तत्सम अंगिष्ठिका होता है, तो ये भी नहीं है भाई। उपरोक्त, उपरोक्त का जो तत्सम होता है उपर्युक्त होता है, तो ये भी नहीं है। ईख और आंचल में सभी लोग बताते हुए चलेंगे भाई, आंचल शब्द जो दिया गया है ये तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वो आंचल होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर सी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ईख शब्द की बात करते हैं तो ईख शब्द भी जो दिया गया है ये इसका जो तत्सम होता है इक्षु होता है, छोटी, लेकिन इक्षु में ये चीज़ याद रखेंगे, छोटी लगता है, इक्षु में जो आपका छोटी लगता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित तत्सम और तद्भव में आप सभी को जो है त्रुटिपूर्ण का चयन करते हुए चलना भाई। 17 नंबर क्वेश्चन में त्रुटिपूर्ण का चयन करिए। ओखली, उलूखन, कार्तिक, कार्तिक, गोद, गोंद, खीर और छीर। तो भाई ओखली का जो तत्सम है उलूखन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक का कार्तिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गोंद का जो तत्सम होता है, गोंद नहीं होता है, क्रोध होता है। क्या होता है साथियों, क्रोध होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर
सी जवाब दिया, गोंद गोंद, ये जो आपका त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है? मुहावरा जो है किस भाषा का शब्द है? इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है और जवाब देखिए काफ़ी लोग के यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं। मुहावरा की अगर हम बात करते हैं तो मुहावरा शब्द जो दिया गया है ये अरबी, फारसी, तुर्की या देशज, तो देशज तो है नहीं भाई। मुहावरा शब्द की अगर हम बात करते हैं तो किसके अंतर्गत आता है? जवाब बिल्कुल देखिए सही आ रहा धीरे धीरे, सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे भाई। मुहावरा जो है अरबी भाषा का शब्द है। ठीक सर, अरबी भाषा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं अरबी, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस शब्द में आ उपसर्ग लगा है? अवतार, देखिए अवतार में अ उपसर्ग लगा हुआ है। अनुशासन, अनुशासन में अनु उपसर्ग लगा हुआ है। अधिकार, इसमें देखिए अधि उपसर्ग लगा है। लेकिन आजीवन की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए जीवन आपका मूल शब्द है जिसमें आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या होता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो आपका शब्द के बाद लगता है। आपने इंग्लिश में पढ़ रखा होगा सफिक्स और प्रीफिक्स, तो वही होता है। सफिक्स मतलब आपका प्रत्यय और प्रीफिक्स मतलब होता है आपका उपसर्ग। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं लगा है भाई? ममेरा, एरा प्रत्यय लगा है भाई। फुफेरा, एरा देखिए प्रत्यय लगा है। चचेरा, इसमें भी भाई चचेरा में भी आपका चाचा एरा चचेरा लगा हुआ है। लेकिन सोनार में साफ साफ देखिए सोना प्लस आर मिलके आर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। बड़ा आ और रा, इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दिए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो लोग जुड़ रहे हैं एटलीस्ट एक एक लाइक कर दे वीडियो को, थोड़ा सा मज़ा आ जाएगा भाई। लाइक करते हुए चल दो, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है मेरा, और बस और कुछ नहीं भाई। ठीक है, तो लाइक वाइक करते हुए चलिएगा। और अगर आप मेरी हिंदी की बुक चाहते हैं या जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके उसको परचेज भी कर सकते हैं। पूरा का पूरा आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। डायरेक्टली आप लोग जा करके उसको पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम प्राइसेस में आपको देखने को मिल जाएंगी। बिल्कुल परफेक्ट जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, गृहस्थ शब्द का विशेषण बताइए क्या हो जाएगा? गृहस्थ शब्द का जो विशेषण है आपका क्या हो सकता है? कई बार आपको बताया गया भाई ग्राहस्थ्य, तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं, क्या ग्राहस्थ्य जैसा कुछ होता है भाई? तो पहले ऑप्शन की बात करते हैं तो गलत है भाई, ग्राहस्थ्य दिया गया ना, नहीं सही है, ग्राहस्थ्य सही है, ग्राहस्थ वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला सही है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं गृहस्थी, गृहिणी, गृहिणी सब ये सब नहीं होता भाई, विशेषण पूछा गया ना, तो गृहिणी तो संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो विशेषण तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है भाई। ये क्वेश्चन है, सभी लोग थोड़ा सा समय लो लेकिन जवाब आप लोग खुद से देने का प्रयास करो। ठीक है, जब आप लोग खुद से सारे ऑप्शनों को देखोगे, खुद से टिक करोगे, तो जब पेपर में इस तरह क्वेश्चन आएगा तो वो चार ऑप्शन देख करके एक आपके दिमाग में आएगा, हाँ ये मैंने कहीं तो देखा था, आप उसको टिक करके आ जाओगे। ठीक है, वो गलती नहीं करोगे, इसलिए चारों ऑप्शन पहले खुद देखा करिए। घृणा दिया गया, घृ दिया गया, विशेषण विशेषिका, तालु तालव्य, गर्व गर्वीला, उत्कर्ष उत्कर्षित। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्कर्ष शब्द की अगर हम बात करते, देखिए उत्कर्ष शब्द का जो विशेषण होता है वो उत्कर्षित नहीं होता है, उत्कर्षित एक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। उत्कर्ष का जो विशेषण होगा उत्कृष्ट हो जाएगा, कहना वो बहुत उत्कृष्ट लेख लिखता है। ठीक है, उत्कृष्ट जो शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? एक एक लाइक करते हुए चलेंगे अगर आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी दिमाग में घुस रहा है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नील गाय शब्द में जो है कौन सा समास है? नील गाय शब्द में समास बताते हुए चलिए कौन सा हो जाएगा? नील गाय, नीली है गाय, यानी कि गाय का विशेषण क्या है? नीला है। यानी कि जब विशेषण और विशेष्य का जो है आपका क्या होता है, विशेषण का और विशेष्य का जो है कह सकते हैं भेद होता है, वहाँ पर आपका कौन समास होता है? आपका होता है कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य का संबंध हो तो कर्मधारय होता है, तो ऑप्शन नंबर सी साथियों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तत्पुरुष में आपको बताया है कि कारक का विलोप होता है, अव्यय भाव में पहला शब्द अव्यय होता है, बहुव्रीहि में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर जवाब दिया सी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग जवाब देंगे। सतसई में जो है कौन सा समास हो? सतसई शब्द में जो है कौन सा समास हो जाएगा? द्विक समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो सतसई, तो सतसई 700 का समाहार। देखिए सतसई के दोहे आपने सुने हैं ना, तो उसमें 700 कुछ दोहे उन्होंने लिखे हुए थे। तो यहाँ पर सतसई में पहला शब्द आपका क्या आएगा? संख्या आ गया। जब भी पहला शब्द आपका संख्या आ जाए तो आपका क्या होता है? द्विक समास होता है। चारों ऑप्शन क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको जो चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोनों पद प्रधान होता है।
तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसमें जो है कारक का विलोप होता है और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको हजारों दे रखे हैं और बुक्स में मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है ये सब चीज़ें। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है। थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है, तो आप लोग बताइए सर जी यहाँ पर जो जलपान को उत्तम प्रबंध है यहाँ पर त्रुटि कहाँ पर है। तो विद्यालय में कोई त्रुटि नहीं है भाई, जलपान को नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था भाई, जलपान का होना चाहिए था। ठीक है, जलपान का होना चाहिए था। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो यहाँ पर जितने लोगों ने जलपान का जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, ये आपका जलपान को नहीं जलपान का होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। भाई पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, देखो जब भी ये बीच में आपका ता शब्द आ जाए, क्या आ जाए भाई आपका ता शब्द आ जाए, तो शब्द आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है भाई, संकेत दिखाया है। देखिए संकेत दिया जा रहा है कि अगर पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य की पहचान करना है। भाई मिश्र वाक्य की पहचान बहुत आसान है, चारों ऑप्शन पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर लास्ट से पढ़ते हुए चलते हैं, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं भाई, ये आपका एक सामान्य वाक्य सरल वाक्य है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सूर्योदय हुआ और, देखिए बीच में आपका क्या आ गया, एक समुच्चय बोधक अव्यय आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, समुच्चय बोधक जब भी अव्यय आ जाता है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है, तो ये भी गलत है भाई। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यहाँ पर अगर देखा है तो ये जो आपका क्या होता है, ये आपका होता है सरल वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन उसने कहा कि शब्द की अगर हम बात करें तो ये देखिए बीच में की आ गया, तो ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नौका का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नौका शब्द का पर्यायवाची बताते हुए चलना है, कौन सा नहीं भाई, तरड़ी, नाव, तुरी और तुंग। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया गया, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस प्रश्न का जवाब जो है देते हुए चलिएगा। तो नौका की अगर हम बात करते हैं तो तुंग जो शब्द दिया गया है, बहुत कम लोगों ने इसका सही जवाब दिया। अब आप लोग बताओ भाई तुंग का मतलब क्या होता है, तुंग का जो अर्थ आपका क्या होता है। तो भैया तुंग का जो मतलब होता है वो पर्वत होता कह सकते हैं। ठीक है, तुंग मतलब क्या होता है भाई, पर्वत होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण का चयन करो। भाई त्रुटिपूर्ण का चयन करते हुए चलना है, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। त्रुटिपूर्ण यानी कि गलत क्या है इसमें, इसको जवाब जो देते हुए चलिए भाई। यमुना अर्कजा, यमुना दिया गया, अर्कजा दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल यमुना का पर्यायवाची अर्कजा होता है। पृथ्वी का निम्नगा, देखिए पृथ्वी का निम्नगा दिया गया, जबकि निम्नगा मैंने आज ही पढ़ाया हुआ है आप सभी को। निम्नगा जो है बेसिकली नदी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, निम्नगा किसका पर्यायवाची होता है, नदी शब्द का जो पर्यायवाची आपका होता है। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जलज का अर्थ नहीं है। जलज शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है, कमल, चंद्रमा, मोती, नक्षत्र। जलज, देखो जलज का मतलब क्या होता है भाई, जल में जन्म लेने वाला। जल में क्या होता है भाई, जन्म लेने वाला, यानी कि कमल हो सकता है। जलज का एक अर्थ देखिए आपका निकलता है भाई, जलज का एक अर्थ आपका जो है चंद्रमा भी निकलता है, इसके अलावा मोती भी होता है। लेकिन यहाँ पर नक्षत्र तो दिया गया है, नक्षत्र जो है जलज का अर्थ नहीं होता है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, कमल, मोती, मछली, चंद्रमा, सेवार, ये सब जो है जल के अर्थ हो सकते हैं, जलज के अर्थ हो सकते हैं। बट जो आपका ये दिया गया आपका ऑप्शन नंबर डी वाला नक्षत्र, ये जो आपका नहीं होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास जरूर करेंगे। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में से त्रुटिपूर्ण का चयन करो। भाई त्रुटिपूर्ण का चयन करना है, देखिए गलत क्या है, त्रुटि कहाँ पे आ रही है, इसका जवाब जो देते हुए चलेगा भाई। आद्य का विलोम दिया गया है अंत, आद्य मतलब जो होता है शुरू, अंत मतलब जो खत्म हो जाए, आद्य का अंत। कायर का क्रूर दिया गया है। ठीक है, कायर मतलब डरपोक होता है, क्रूर मतलब कह सकते हैं। ठीक है, उद्दत विनीत दिया गया है। ध्यान से देखिए, कायर क्रूर दिया गया ना, कायर मतलब डरपोक, क्रूर मतलब क्रूर नहीं। कायर का अगर दिया गया होता, मान लीजिए निडर, निडर दिया होता तो आपका सही होता। तो कायर का यहाँ पर जो है निडर जो आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण ही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल शब्द का विलोम या सरल का विलोम शब्द नहीं है। नहीं यहाँ पर बताना है भाई, कुटिल, कठिन, वक्र, तक्र। तो भाई सरल का विलोम कौन सा नहीं है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो सरल का विलोम शब्द कुटिल हो सकता है,
कठिन हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। वक्र हो सकता है, लेकिन तक्र जो दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, तक्र जो शब्द दिया गया है ये सरल का विलोम जो है नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए क्या हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द बताइए क्या हो सकता है। 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, भाई जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम बोलते हैं। देखो, निर्दय मतलब जिसके अंदर दया ना हो, निरंकुश मतलब जो कह सकते हैं निरंकुश होता है जिसके अंदर अंकुश ना हो, या जैसे निरंकुश शासक कौन था, हिटलर था। निर्भय मतलब क्या था, जिसके अंदर भय ना हो, जो डरता नहीं हो, जिसके अंदर भय नहीं होता उसको निर्भय बोलते हैं। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। जीवन जीने की इच्छा, तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है। तो आपको बताना है कि जो जीवन जीने की इच्छा है इसके लिए एक शब्द बताइए क्या हो जाएगा। तो भाई जीवन जीने की इच्छा को हम लोग बोलते हैं जिजीविसा। ठीक है, एक होता है जिगीसु होता है। जिगीसु शब्द का मतलब क्या होता है, जीतने की इच्छा होती है, किसी को किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा जो होती है वो जिगीसु होता है। जिज्ञासा मतलब क्या होता है, जानने की इच्छा होती है। ठीक है, जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब हजारों बार आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस नहीं करना आप सभी को। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया गया है टेढ़ी खीर। तो आपको बताना है इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। टेढ़ी खीर जो मुहावरा दिया गया है इसका सही अर्थ क्या हो सकता है, आसान कार्य होना, कठिन कार्य होना। भाई टेढ़ी खीर कभी आसान हो सकता है, भाई टेढ़ी खीर लिखा है तो आसान तो होगा नहीं। असंभव कार्य, असंभव कार्य भी नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं टेढ़ी खीर बोले तो कठिन कार्य कह सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, कठिन कार्य कह सकते हैं, असंभव मतलब वो तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ें हो गई। बट यहाँ पर जितने लोगों ने कठिन कार्य जवाब दिया है बी ऑप्शन, बिल्कुल 101% जो आपके वो करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने बी जवाब दिया है करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से आप सभी को सघोष वर्ण पहचानते हुए चलना। भाई सघोष वर्ण कौन सा है, पा बा। देखो सघोष वर्ण क्या होता है समझिएगा, प्रत्येक वर्ड का, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, देखो तीसरा, चौथा और पांचवा जो आपका होता है सघोष होता है, और पहला और जो दूसरा होता है ये आपका अघोष होता है, या घोष भी अघोष होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हम बात करते हैं, पा पहला है, ता था दूसरा, ये भी नहीं है, सा को हटाई दो अभी नहीं आएगा, पा फा बा ये देखिए तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बा वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताना। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोग बताते हुए चलिएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल कांति थी। नीरद सी, सी शब्द क्या है, एक वाचक शब्द है। सी क्या भाई, सी आपका एक वाचक शब्द है। अगर वाचक शब्द आ जाता है बीच में कहीं भी आ जाता है तो आपका क्या होता है, बिल्कुल एक मिनट रुकिए तो ठीक है। तो वाचक शब्द आता है तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। ठीक है, नीरद सजल नीरद सी, उपमा की जा रही है, सजल नीरद सी कल कांति थी। तो उपमा अलंकार जितने लोगों ने जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए क्या हो जाएगा। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है आपका क्या हो सकता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। श्रृंगार रस का जो, श्रृंगार मतलब क्या होता है भाई, श्रृंगार रस में कहाँ या तो संयोग श्रृंगार होता है या तो वियोग श्रृंगार होता है। और श्रृंगार रस का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेमिका और प्रेमी के मिलने या बिछोड़ने में किया जाता है, यानी कि रति बोले तो प्रेम। स्थायी भाव क्या होता है, प्रेम होता है, रति होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि हास्य रस का हास होता है, उत्साह वीर रस का होता है, क्रोध जो है रौद्र रस का होता है। चारों ऑप्शन क्लियर है ना। चलिए बढ़ा जाए अगले प्रश्न की तरफ, बढ़ते हैं यार। एक एक लाइक करते हो चलो यार, इतने लोग जुड़े हुए हो, अगर लाइक नहीं करते हो भाई मज़ा नहीं आता। लाइक वाइक कर दिया करो, एक यही तो मोटिवेशन मिलता है यहाँ से यार, ये भी नहीं करते हो आप लोग अपना। चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुनाहों के देवता ये किसके रचयिता भाई, गुनाहों के देवता के रचयिता बताइए कौन है। अज्ञेय जी हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, या आपके प्रेमचंद्र जी हैं। कई बार आपको ये क्वेश्चन जो है बताया गया है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है चलिए, तो यहाँ पर धर्मवीर भारती, काफ़ी सारे लोगों के जवाब देखिए धर्मवीर भारती जी आ रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल सही बात सर। यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया धर्मवीर भारती, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। देखो पृथ्वीराज रासो चंद्रबर दाई जी ने लिखा था। कई बार आपके पेपर में जो है पूछा जा चुका है, हजारों बार आपके पेपर में, अब कई सैकड़ों बार तो मैंने पढ़ाया होगा आप सभी को। रचना किस काल की, बहुत पुरानी रचना यानी कि आदिकाल की रचना है। ठीक है, हिंदी का इसको प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई, अतः इस शब्द का समानार्थी पहचानो भाई। अतः शब्द का समानार्थी बताइए क्या हो जाएगा।
अतः मतलब कहते हैं अतः, अतः का पर्यायवाची समानार्थी हो सकता है अतएव। क्या होता है भाई, अतएव हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दिए हैं वो लोग करेक्ट जाएंगे। अन्यथा मतलब होता है भाई, अन्यथा निषेध बोधक अव्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। अस्तु यहाँ पर दिया गया है, ये आपका एक पर्याप्ति बोधक, मैंने अभी आपको केवल बस बताया था, वैसे अस्तु भी होता है, एक पर्याप्ति बोधक क्रिया विशेषण होता है। इसके अलावा परिणामतः जो होता है, इसका मतलब होता है निष्कर्षतः, यानी परिणामतः मतलब जब रिजल्ट निकल जाता है किसी चीज़ का, निष्कर्षतः कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा, इस मुहावरे का जो अर्थ है आपका क्या हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग बताते हुए चलिएगा। तो भाई ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत से बहुत बड़े अधिक खाने वाले को क्या है, बहुत कम देना, बहुत अधिक। जैसे दारा सिंह पहलवान के लिए 2 रोटी, ग्रेट खली के लिए दिन में 4 रोटी, क्या है बहुत कम ही तो है ना, वो लोग कितना खाते होंगे। तो ऊँट के मुंह में अगर आप जीरा डालोगे तो उसके लिए कुछ कुछ नहीं है भाई। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना, तो इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भाई, निम्नलिखित में से आप सभी को विराम चिन्ह का बताना है कौन सा प्रकार नहीं है। निर्देशक, उपदेशक, लाघव, विवरण। देखो निर्देशक, ये जो डैश वाला थोड़ा बड़ा कर दो, निर्देशक बन जाता है। लाघव चिन्ह मैंने आपको ये छोटा सा इसे गोला बना दो, ये लाघव चिन्ह हो जाता है। विवरण चिन्ह के बारे में मैंने आपको बता रखा है। लेकिन उपदेशक जैसा भाई कोई चिन्ह नहीं होता है, विराम चिन्ह जो उपदेशक जैसा कोई नहीं होता है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला, लाघव का प्रयोग कुछ लोग कह रहे हैं कहाँ करते हैं भाई। जैसे डॉक्टर को लघु रूप में बनाना है तो डॉक्टर को ऐसे लिख दिया डॉक्टर, तो देखिए एक लघु रूप लगा दिया, तो लाघव ये आपका हो गया क्या, विराम चिन्ह हो गया एक प्रकार से। आपने डॉक्टर को सिर्फ डा पे आगमंत्रा लिख के एक बिंदी लगा दिया, हो गया डॉक्टर, तो यही हो गया उसका लघु रूप। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर सी वाला उपदेशक, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भिन्नार्थक शब्द का चयन करो भाई। भिन्नार्थक मतलब अलग अर्थ वाला। पावक मतलब क्या होता है, आग होता है। अनल मतलब क्या होता है, आग होता है। कृषाणु मतलब क्या होता है, आग होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, अनिल शब्द जो दिया गया है भैया, इसका जो मतलब है आपका क्या होता है, अनिल मतलब हवा होता है। क्या होता है सर जी, हवा होता है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, ये आपका भिन्नार्थक अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कोई नहीं है। चलिए तो आज की इस क्लास को यहीं पर जो हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास जो है आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और जो है लाइक और कमेंट और शेयर की जो है बौछार कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो से इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का क्लास में जुड़ने के लिए।